नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को खुल रहे हैं। यात्रा की तैयारियां धीरे धीरे अब परवान चढ़ रही हैं। रूरल टेल्स भी आपको पूरी जो केदारनाथ धाम की तैयारियां हैं, क्या इस बार किस तरीके से यात्रा सीजन चलेगा, स्थानीय जो कारोबारी हैं उनके चेहरे कैसे खिले हुए हैं और प्रशासन के क्या दावे हैं, ये पूरी कहानी जो है वो आपको बताने जा रहा है। वैसे भी चारधाम यात्रा उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र की लाइफलाइन मानी जाती है। 6 महीने यहाँ पर देश विदेश के श्रद्धालु आते हैं, तो उनकी सुविधा सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की और स्थानीय प्रशासन की होती है। तो चलते हैं हम गौरीकुंड से पैदल जो इस समय घोड़े खच्चर हैं इनके साथ केदारनाथ धाम। यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। ये खच्चरों में सामान जा रहा है। सामान पहुंचाना भी आसान नहीं है। दूध है, चाय पत्ती है, चीनी है, तेल है, राशन है, आटा, दाल, चावल, जो भी सामान है, सीमेंट, सरिया, गद्दे, जो भी ज़रूरत की सामान है वहाँ पे वो जा रहा है। इस बार यात्रा बहुत अच्छी है क्योंकि बुकिंग बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, तो जो एक्स्ट्रा गद्दे हैं वो भेजे जा रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। जिस तरीके से यात्रा की तैयारियां भी चल रही हैं, प्रशासन, जो सरकार है, सबको मालूम है कि पिछले 2 साल यानी 2020-2021 कोविड-19 की भेंट चढ़ा था। पूरी यात्रा थोड़े थोड़े समय के लिए खुली थी, लेकिन इस बार उम्मीद है कि पूरी यात्रा जो पहले से फ्लो में चलती आई है वैसे चलेगी। वैसे कपाट उद्घाटन जो समारोह होता है उसमें भीड़ कम होती है, यानी 15 मई के आसपास जो है वो केदारनाथ धाम में यात्राएँ जो हैं वो ज़्यादा भीड़ होती है। लेकिन इस बार कपाट उद्घाटन समारोह से भी जो पहले से ही जो यात्री हैं फुल चल रही हैं बुकिंग, यानी कपाट उद्घाटन समारोह में भी अच्छी खासी भीड़ आएगी। उसके बाद भी अभी हमें 2 कानपुर के लड़के भी मिले, क्योंकि अभी प्रशासन ऊपर जाने नहीं दे रहा है किसी भी यात्रियों को, लेकिन वो सुबह सुबह यहाँ से होते हुए। तो आप खुद सोचिए कि अभी कितने दिन बाकी हैं यात्रा कपाट खुलने में, और अभी से लोग किसी भी तरह केदारनाथ धाम में पहुँचना चाहते हैं।
हम पैदल सफ़र शुरू करते हैं तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से होते हुए जो डेंस फॉरेस्ट है वहाँ से होते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरा सुझाव है कि अगर आप गौरीकुंड से यात्रा सफ़र शुरू कर रहे हैं तो आप अर्ली मॉर्निंग, चाहे आप गौरीकुंड में रुके हैं, सोनप्रयाग में रुके हैं, गुप्तकाशी, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे आपको जग जाना चाहिए। 3, 4, 5 बजे तक आप गौरीकुंड फाटा पहुंच जाएं, 6 बजे तक जो सोनप्रयाग है गौरीकुंड। पैदल सफ़र शुरू करें तो सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, धूप नहीं होती है, तो आरामदायक सफ़र होता है और आप मध्यम हवा, झरने, जंगल, छोटे छोटे जो झरने उनके बीच उनकी आवाज़ सुनते हुए आराम से भीमबली तक 8, 9, 10 बजे तक पहुंच जाएंगे। 10 बजे के बाद थोड़ा सा भीमबली से जब आगे रामबाड़ा है वहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है, तो कोशिश करें कि यहाँ तक आप पहुँच जाएँ और ठंड भी नहीं, सुबह सुबह जब चलते हैं तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और धूप भी नहीं लगती है। यहाँ पर थोड़ा आराम करें और उसके बाद आगे यहाँ से जो केदारनाथ बेस कैंप, भीमबली से केदारनाथ जो है ठीक 10 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी हम अभी तक 6 किलोमीटर आ चुके हैं। 6 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर ली। पानी की दिक्कत तो नहीं होती होगी यहाँ? जब 2013 में केदारनाथ धाम में आपदा आई तो पूरा रामबाड़ा तबाह हो गया था, कोई भी निशान वहाँ पर नहीं है, और उसकी जगह पर अब ये भीमबली जो है वो एक छोटा सा मार्केट कह लीजिए, यानी यहाँ पर रहने की व्यवस्था है। रहने की यहाँ पर करीब 70 लोगों की GMBN ने व्यवस्था की गई है। कॉटेज हैं, टेंट भी यहाँ पर लगेंगे और खाने पीने की यहाँ पर व्यवस्था है। तो जो लोग वहाँ से चलते हैं गौरीकुंड से ठीक 6 किलोमीटर पर, यहाँ पर वो नाश्ता करते हैं, थोड़ा रिफ्रेशमेंट लेते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। चाय लगभग इस महीने 30 रुपये की होगी और जो नाश्ता यहाँ पर GMBN दे रहा है 100 रुपये प्लेट। सिलेंडर यहाँ तक इस जगह पर 2800 का पहुँच रहा है और अभी जैसे जैसे यात्रा बढ़ेगी हो सकता है इस बार और महंगा हो। यानी इस बार 4 धाम यात्रा, खासतौर पे केदारनाथ धाम की यात्रा थोड़ी नहीं ज़्यादा महंगी होने जा रही है। भीड़ भी होगी और जहाँ क्राउड होता है वहाँ इस जगह पर केदारनाथ की पूरी यात्रा में अपने आप ही महंगाई बढ़ जाती है। मैं तो बस यादों में मतलब मैं तो बहुत खुश हो गया कि इतना अच्छा नेचर हो, और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं बस अकेला चल पड़ा हूँ इस रास्ते पे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि सोलो का भी अलग ही मज़ा है। मतलब थोड़ा सा डर, थोड़ा सा ख्वाब, थोड़ा सा नेचर, थोड़ा मतलब सब एक्सपीरियंस आ गया इस एक ही इसमें। केदारनाथ की यात्रा इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। वो आपको भी अंदाज़ा लग गया होगा कि अभी कपाट खुले नहीं हैं, अभी करीब 14 दिन बाकी हैं और अभी से महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो या फिर हरियाणा, इन तमाम राज्यों से चोरी छुपे, क्योंकि पुलिस नीचे जो गौरीकुंड है वहाँ पर बैरिकेड लगा के उन लोगों को नहीं जाने दे रही है जो काम नहीं कर रहे, यानी जो वर्कर हैं वो केवल उन्हीं को जाने दे रही है। फिर भी भीड़ कितनी है आप खुद अंदाज़ा लगा दीजिए कि कितनी ज़्यादा भीड़ इस बार श्रद्धालुओं की केदारनाथ धाम आने वाली है। रामबाड़ा के ठीक नीचे ये मंदाकिनी गॉर्ज बना दिया है, जैसे बहुत गहरी खाई बनाती है जब कोई भी नदी, उसे गॉर्ज कहते हैं, और ये नीचे और भी ज़्यादा गहरी होती जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर जितना भी बोल्डर था, मिट्टी था, वो सब साफ हो गया है, अब केवल बड़ी चट्टानें रह गई हैं।
जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये रामबाड़ा था, जो इतिहास के पन्नों में खो गया है, दफन हो गया है। 2013 की आपदा में अगर किसी एक कस्बे का जो यात्रा पड़ाव था ये नामो निशान मिटा तो वो रामबाड़ा था। और यात्रा आज भी जब चलती है तो यहाँ पर कोई भी बसासत नहीं है, कोई भी दुकानें नहीं हैं। मेरी इस जगह से पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब 2007 में, 8 में, 9 में, 10 में और 12 में केदारनाथ धाम की यात्रा की तो यहीं पर हमने चाय पी, यहीं पर पराठे खाए। हमारे कुछ दोस्त भी थे, कुछ दोस्त जो थे वो उसी रामबाड़ा के 2013 की आपदा में इस जलजले में नदी में समा गए। अब ये नदी जो थी वो उस समय अपने दूसरे स्वरूप में थी और यहाँ पर रामबाड़ा में अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा हुआ। कुछ पट्टे की ज़मीनें थी, जो लोकल लोग थे उनको दी गई थी प्रशासन की तरफ से, लेकिन अतिक्रमण भी हुआ। मंदाकिनी की धारा मुड़ी और जब पीछे से पूरा मलबा आया, पूरा सैलाब आया, बोल्डर, पत्थर और पूरा जल प्रलय, तो वो पूरे इस बाज़ार को, इस पड़ाव को उखाड़ कर नीचे ले गया। चारों तरफ मलबा ही मलबा है और वो मंजर जो है वो इस समय यहाँ पर आके आप भी एहसास कर सकते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट जब खुलते हैं तो बड़ी संख्या में जो युवा हैं, केवल रुद्रप्रयाग, चमोली और टिहरी के नहीं बल्कि यूपी से भी लोग आते हैं और बिहार के भी लोग, मैंने देखा कई लोग जो हैं यहाँ काम कर रहे हैं। स्थानीय जो लोग हैं, जब यात्रा पहले चलती थी 2013 से पहले, तो उनको अलॉट किया जाता था प्रशासन द्वारा कि आप यहाँ पर जो खाने पीने की दुकानें हैं, जो आप अक्सर जो पूरे रास्ते में आप देखते होंगे, कच्चा निर्माण किया जाता है, टेंट लगाया जाता है या फिर प्लास्टिक। अब कुछ लोग हैं इनके सामने नई समस्या खड़ी हो गई कि फॉरेस्ट इनको मना कर रहा है। क्या समस्या है सर? सर फॉरेस्ट वाले मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है ये, हमें रामबाड़ा वाले हम आपदा पीड़ित हैं, हमारी पहली दुकान रामबाड़ा में थी, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया कि अभी आपको ये दुकानें दी जाएंगी। ये चबूतरे बन के 1 नंबर 2 नंबर सबको दे रखे हैं। यहाँ पे 46 लोग हैं जिनकी दुकानें रामबाड़ा में थी। तो वो भीमबली से लेके और केदारनाथ वाले जो पैदल मार्ग है, नया मार्ग, जी वहाँ पर है। यहाँ पर जी, यहाँ से शुरू है सर और ऊपर छानी कैंप तक जी। तो ये दिक्कतें हैं और अगर जिला प्रशासन बैठे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ तो ऐसे 46 लोग जो हैं इनकी समस्या का हल निकल सकता है, क्योंकि सीजनल काम होता है। अभी पीक सीजन अब शुरू होगा तो 1 महीने 15 मई से लेकर 15 जून तक इस बार यात्रा अच्छी है तो थोड़ा अच्छा कारोबार इन तमाम लोगों का होगा, क्योंकि 2 साल से तो तमाम जो लोग हैं वो कोविड के कारण जो दिक्कतें हैं झेल रहे हैं।
जब हम चले थे गौरीकुंड से तो सुबह करीब 6:15 बजे का समय था। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते नीचे जंगलों से होते हुए हम पहुंचते हैं भीमबली। भीमबली में GMBN ने एक छोटा सा जो एक एकोमोडेशन का सेंटर बनाया, यानी पहले रामबाड़ा था जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ थी, वहाँ पर खाने पीने का सामान था, तो वो जगह भीमबली ने ले ली है जो गौरीकुंड से ठीक 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और उससे थोड़ा सा आगे है करीब 1 किलोमीटर रामबाड़ा। तो कुछ लोग रामबाड़ा से होते हुए फिर लिंचोली, जो छोटी लिंचोली है, वहाँ की तरफ बढ़ते हैं। जो भीमबली है, भीमबली से फिर ठीक दूसरा जो बड़ा पड़ाव आता है वो आता है बड़ी लिंचोली, जहाँ पर GMBN का गेस्ट हाउस है, खाने की व्यवस्थाएं हैं। यूँ तो खाने की सभी जगह व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन कुछ जगह व्यवस्थाएं ज़्यादा हैं। मौसम सुबह साफ़ था, उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हल्की सी बारिश हुई, बादल आए, और जैसे ही और आगे बढ़ते हैं तो फिर बर्फ़ के कण हमें मिल जाते हैं। यात्रा के दौरान जब आप यहाँ आएंगे तो आपको इस तरीके से विशाल हिमखंड मिलेंगे। ये ग्लेशियर नहीं है, बल्कि जब ऊपरी इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो ये फिसल कर एवलांच की तरह नीचे आते हैं बड़ी मात्रा में और एक जगह ठहर जाते हैं। तो ये वही विशालकाय हिमखंड हैं। आपको गंगोत्री मार्ग में भी मिल सकते हैं, आपको बद्रीनाथ मार्ग में मिलेंगे, और केदारनाथ मार्ग में ये जो रामबाड़ा से ऊपर हैं करीब 5-6 जगह पर आपको बड़े बड़े ये हिमखंड देखने को मिलेंगे। आप इनको छूइए, लेकिन एक हम आपसे आग्रह करेंगे कि इनके ऊपर फिसलिएगा नहीं, क्योंकि इनके नीचे कहाँ पर आप अगर फिसलने की कोशिश करते हैं तो कभी भी नीचे गिर सकते हैं। ये बड़ा जोखिम भरा काम है, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि लोग इसमें फिसलते हैं। फिसलिएगा बिल्कुल नहीं। आप इनकी तस्वीरें लीजिए, कैमरे में कैद करिए, मोबाइल में कैद करिए, लेकिन इनके ऊपर चलने की कोशिश मत करिएगा। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के सुविधाओं के लिए तो काम हो रहा है, केदारनाथ का विकास हो रहा है, लेकिन जो एक चीज़ नहीं हो रही है पिछले 6-7 सालों में वो है केदारनाथ का संरक्षण। प्लास्टिक इतनी बड़ी मात्रा में केदारनाथ में पहुंच चुका है। मैगी के रैपर, बिस्लरी की बोतलें, जो बिस्किट हैं, नमकीन हैं, यहाँ तक कि शराब की बोतलें भी आप कहीं भी जाएंगे इधर उधर आपको बिखरी मिलेंगी। जब आप फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब की यात्रा करते हैं तो वहाँ पर EDC है, उसका मतलब है इको डेवलपमेंट कमेटी। तो वो भीमडार के लोगों ने, उस गांव के लोगों ने कमेटी बनाई, उसको सरकार ने आधिकारिक पावर दी, और वो जो कमेटी है वो जितना भी कचरा होता है यहाँ से उस जगह से वो लेके जाती है। यहाँ हम जब भी आते हैं कचरा बिखरा ही पड़ा रहता है। जिम्मेदारी किसकी है? जिला प्रशासन की है, जो जिला पंचायत है उसकी है, और नगर पंचायत की है। लेकिन हमने नहीं देखा कभी भी कि कोई ड्राइव यहाँ पर, चाहे कपाट खुलने से पहले चलाया गया हो, कपाट बंद होने के बाद चलाया गया हो। केदारनाथ धाम पर पता नहीं कितने एजेंसियां हैं, कितनी दुकानें हैं, दिल्ली से लेकर केदारनाथ तक, जो इस पर कारोबार करती हैं, उनके सामान यहाँ बिकते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो शायद इसके संरक्षण की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ से प्लास्टिक नहीं हटाया गया तो यहाँ की इकोलॉजी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा। वैज्ञानिकों को, पर्यावरणविदों को और स्थानीय लोगों को, खास तौर पे जो केदारनाथ की आजीविका से जुड़े हैं, उन्हें सोचना जरूर होगा। हम केदारनाथ क्यों आते हैं? क्योंकि हमें आत्मिक शांति मिलती है, हमें आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, एक अलग ही ऊर्जा है। ये स्थान है बाबा भोलेनाथ का। केदार मतलब होता ही दलदल है, और इस दलदल को, इस हरी भरी भूमि को, क्योंकि यहाँ घास हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, हमने क्या बना दिया है? प्लास्टिक, अलग अलग जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, रैपर हैं, उनका एक तरीके से यहाँ पर इन हरी भरी वादियों में, अभी आपको ये थोड़े दिख रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे एक वक्त ऐसा भी आएगा कि चारों तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक
रहेगा और उसकी जिम्मेदारी संदीप गुसाई की होगी। उसकी जिम्मेदारी जो यहाँ के लोग हैं, प्रशासन है, जो श्रद्धालु हैं, उन सब की होगी। यानी सबकी जिम्मेदारी है कि हम केदारनाथ में इतना जो प्लास्टिक का कचरा है वो फैला रहे हैं। जितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं उतनी ज़्यादा विकट परिस्थितियां केदारनाथ में होंगी। तो आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि कृपया, क्योंकि इस तरह के स्लोगन आपको बहुत दिखते हैं, आप पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं, कृपया करके बोतल अपने साथ लाइए। प्लास्टिक रैपर अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, आप मना नहीं कर रहे हैं, आप प्लास्टिक के जो सामान है, बिस्किट है, नमकीन है, वो खाइए, लेकिन अपने बैग में रख दीजिए। हमारे पास कुछ रैपर हैं वो हम नीचे लेके जा रहे हैं। और आप भी जब यहाँ पर आप आते हैं, कोई अगर प्लास्टिक की बोतल फेंकता है, रैपर फेंकता है, तो आप उसको ज़रूर टोकिए, क्योंकि ये हिमालय के लोगों की रहने के लिए नहीं है, बल्कि आपके लिए है। हिमालय में अगर कुछ भी चेंज होते हैं तो उसका प्रभाव पूरी भारत और पूरे एशिया पर भी पड़ता है।